नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। कल हमने वर्णमाला का हिंदी का जो टॉपिक है वो वर्णमाला, उसमें हमने स्वर कंप्लीट कर लिए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन। वर्णमाला में देखो, वर्णमाला दो चीजें होती है वर्णमाला में, एक तो है स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर हमने कल कंप्लीट कर लिए बहुत अच्छे से, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है, उसमें है हमारी प्ले लिस्ट में। आज हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन। व्यंजन, अगर हम व्यंजन की परिभाषा की बात करें, परिभाषा, तो व्यंजन की परिभाषा है जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अब यहां पर जो व्यंजन है, देखो उदाहरण में, जैसे मैं बोल रहा हूं कै, तो कै कैसे बोलेगा? कै जमा ए। ठीक है, ये क्या है? ये है स्वर। ठीक है, कुछ भी बोल के देख लो, खे बोल लो, खे जमा। ठीक है, हलंत लगा के ऐसा है, ये पूरा अक्षर है। यहां हमने ये क्या बना दिए? वर्ण। ठीक है, अब देखो इसकी सहायता से हमने यहां हलंत लगाया और इसके बाद में इससे क्या बोल रहा है? ए, खे, के, डे, पे, इनमें सब में क्या बोलेगा? ए बोलेगा। तो ये यहां पर क्या है? ये है वर्ण और ये पूरा अक्षर है, क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बना है। वर्ण ही तो है इसमें, देखो तोड़ के देखो, कै जमा ए। ठीक है, इसलिए हमने ये क्या कह दिया इनको? व्यंजन को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, और ये स्वर की सहायता से ही बोले जा रहे हैं। ये स्वर की सहायता से ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अब देखो, इसमें स्वर जो होते हैं ना, जो व्यंजन होते हैं, वो इस तरीके से आपको लिखने हैं। देखो, आपको लिखना है ऐसे, कचट तप, ये तो याद होनी चाहिए। इसके बाद में यहां से सीक्वेंस बनाएंगे हम इसका, कै, खे, गे, घे, अण, चे, छे, जे, झे, और टे, ठे, डे, ढे, और न, ते, थे, दे, धे, न, ते, फे, बे, भे, और न। ठीक है, अब देखो इसी से पूरी वर्णमाला, देखो चाहे कंठ हो, तालव्य हो, है ना, मूर्धन्य हो, आपका दंतीय हो, ओष्ठीय हो, या आपका अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, सब इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। ये तो याद होने ही चाहिए, चाहे पूरे जो वर्ण है वे याद हो या ना हो, लेकिन ये 25 हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, एक लाइन में 5 है, ऐसे भी 5 है, तो ये कंप्लीट कितने हो गए? 25। इन 25 के 25 को हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं भाई? स्पर्श व्यंजन। ये है स्पर्श व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है, कितनी होती है? ये होती है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये था कंठ, ऊपर था तालु, उसके बाद में मूर्धन्य, फिर था दंत, और इसके बाद में ओष्ठ। यहां से हमने स्वरों का, जो स्वर थे उनका उच्चारण देखा था कि भाई कंठ से कौन से निकल रहे हैं। ठीक है, ये हमने देखा था सीक्वेंस। अब इसमें जो है ये व्यंजन तो होंगे ही,
कंठ भी होंगे, तालु भी होंगे, मूर्धन्य भी होंगे। अब ये सारे के सारे क्या है, ये व्यंजन है, सारे के सारे क्या है, व्यंजन है। ठीक है, अलंत लगे हुए व्यंजन है सारे के सारे। अब यहां पर जो है क्वेश्चन किस तरीके से आता है पेपर में, अगर व्यंजन से क्वेश्चन देगा तो किस तरीके से पेपर में देगा, पेपर में देगा कि निम्नलिखित में से बताओ कौन सा कंठव्य है, कौन सा तालव्य है, कौन सा मूर्धन्य है। अब जिसके 25 याद होंगे, याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, पहले ऐसे लिख लो कचट तक, और हमने बचपन में पढ़ा है कै कबूतर ख खरगोश, ठीक है ना, तो इसे आगे तक आप पूरा कर लोगे। दिक्कत आती है यहां बच्चे को, ठीक है ना, ये इन अनेखालियों में दिक्कत कर देता है। तो जब 2 3 4 5 बार लिखोगे आप तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब यहां जो है ये पहला वर्ग जो है, सुनो ध्यान से भाई, ये तो वैसे तो याद हो ही जाएंगे, ये 5 तो याद हो ही जाएंगे। ये पहला वर्ग, पहला जो सीक्वेंस था, मतलब आवाज का उच्चारण कहां से हो रहा था, कंठ से, तो उसे बोल देंगे कंठव्य। क्या कह देंगे भाई, कंठव्य। दूसरा उसको कहेंगे तालव्य, फिर तीसरे को मूर्धन्य, इसके बाद में दंतीय, और उसके बाद में ओष्ठीय। इसे कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक चीजें बता देता हूं। देखो, आपने सुना होगा अल्प प्राण, अल्प प्राण सुना है भाई, अल्प प्राण, जिसमें वायु क्या निकलती हो, कम निकलती हो। बोलने में वायु क्या निकलती है, वायु कम निकलती है। उच्चारण में जो हवा है वो कम निकलती है। एक होता है महाप्राण, जिनमें वायु निकलती है ज्यादा, जैसे आ बोलते हैं ना हम, इस तरीके से, तो उसमें वायु क्या निकलती है, ज्यादा निकलती है। अब यहां पर देखो अल्प प्राण में, अल्प प्राण और महाप्राण आप कैसे याद करेंगे। पहली जो ये लाइन है ना, ये अल्प प्राण है, ठीक है जी। इससे अगली वाली लाइन महाप्राण, इसके बाद में ये अल्प प्राण, इसके बाद में ये महाप्राण, और फिर है अल्प प्राण, ठीक है। हाँ जी, ये तरीका है। अब ऐसे तुम कै चे ऐसे याद रखोगे, बहुत सारे वर्ण हो जाएंगे, याद नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये तरीका है, 25 को याद करो और उसके बाद में इसी डायग्राम पे ये चीज बना के देखो तुम, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है। अब देखो अल्प प्राण कौन कौन से हैं, एक ये वाली लाइन होगी, ये लाइन हुई और ये लाइन हुई, ठीक है जी। इसके बाद में महाप्राण कौन कौन से हैं, ये है और ये है, ठीक है। फिर आता है आपका नंबर, एक तो होते हैं अघोष और एक होते हैं सघोष। रटना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में ये सेट करनी है कि क्या क्या चीजें होती हैं। इस डायग्राम से फिर आपके सब याद हो जाएंगे, घनी याद करने की या रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अल्प प्राण कितने आराम से याद हुए, अल्प प्राण महाप्राण, एक लाइन छोड़ दो बस इस तरीके से। अब देखो अघोष क्या है, अघोष क्या है और सघोष क्या है। ये क्या होता है, जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे जो उच्चारण होता है, उच्चारण कि देखो जिससे वाइब्रेशन होता है, जिससे वाइब्रेशन होता है मतलब जिससे कंपन करती हैं हमारी धमनियां, इंद्रियां, उसे सघोष कहते हैं। जिससे कंपन नहीं करती उसे अघोष कहते हैं। अब भाई वहां पे कंपन थोड़ी ना देखना है हमें तो वर्ण पता चलेगा। अब वहां बोल के देखेंगे एग्जाम में तो वैसे ही आदमी का प्रेशर होता है ना, बोल के देखेगा पता नहीं कहां से वाइब्रेशन करने लगेगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझो, ये जो है वर्ण हमें अपने दिमाग में ये रखने हैं कि अघोष क्या है और सघोष क्या है। बस इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं सघोष की, तो सघोष क्या होते हैं, सघोष होते हैं जब अघोष देखो जिन्हें बोलने में या जिनके उच्चारण में इंद्रियां कम कंपन करें, यहां पर ज्यादा कंपन करें। कंपन का मतलब समझ रहे हो, वाइब्रेशन, ठीक है। जैसे फोन कंपन करता ना, फोन आते, वो वाइब्रेट है। अब यहां पर जो है इसमें अघोष और सघोष, अब ये देखने हैं कौन कौन से वर्ण हैं, अघोष और सघोष। देखो अघोष जो है ना, अघोष, ये जो पहली और दूसरी लाइन आपको दिख रही है, याद कैसे रखोगे, ए आ रहा है इसमें, और वर्णमाला में पहला ही जो होता है वर्ण वो कौन सा होता है, ए। तो सबसे स्टार्टिंग में इसे ले लेना। तो पहला और दूसरा क्या है, अघोष वर्ण, अघोष व्यंजन है,
ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा ये कैसे होते हैं? सघोष व्यंजन। ठीक है, अल्पप्राण यहां से कंप्लीट हो गया, पता चल गया अल्पप्राण क्या है, मतलब जिसमें वायु कम निकले और किसी में वायु ज्यादा निकले वो महाप्राण है। अब देखो यहां भी हमने अल्प पहले लिया है, वर्णमाला में पहला जो वर्ण आता है वो कौन सा है? ए, तो हमने ए ही पहले लिया। यहां भी पहली और दूसरी लाइन ये अघोष है, तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन वो सघोष है। सिंपल बात। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर किसी को इसमें डाउट हो, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इनमें बताओ कोई दिक्कत तो? सही है, हाँ। और ये वाला जो सीक्वेंस है ये मैंने आपको कल बताया था स्वर में, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय और औष्ठीय। अब इसे देखेंगे पहले, और आप अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण को नोट करो। लिख लिया? परिभाषा इंपोर्टेंट नहीं है, ये वर्ण इंपोर्टेंट है। देखो कैसे कहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? आपको एक सघोष का रख देगा, इसमें से, तीसरे में से, बस वही आंसर हो जाएगा। आपसे ये पूछेगा अल्पप्राण कौन सा है, अल्पप्राण में से तीन, इनमें से तीन रख दिया, एक इसमें रख दिया। जब तुम्हें अल्पप्राण का पता होगा तो वही आंसर होगा भाई। ठीक है ना, जब तुम्हारे दिमाग में ये डायग्राम होगा ना, अगर तुम इसे बनाओगे भी नहीं ना, तो ये वर्ण तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। समझ रहे हो? इस तरीके से क्वेश्चन। और जब अब ये तो कंप्लीट हो जाएगी, कल तो मैंने आपको स्वर करा दिया, आज ये व्यंजन है, प्रैक्टिस करके देखना ईमानदारी से, चाहे ऑनलाइन लगाना या फिर आप जो है किसी भी बुक से लगाना। कोई भी बुक हो उसके पीछे दिए होते हैं वर्णमाला के क्वेश्चन। ऐसे होता है, कोई भी टॉपिक है अपने आप में पक्का कब होगा, जब आप उसके क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, यूँ समझ लो तुमने अच्छा नहीं करा फिर ये टॉपिक। ठीक है, तो ईमानदारी से करके देखना। अब आपके पास में समय है, एक एक टॉपिक को ऐसे ही करो, पहले उसे यहाँ पढ़ो, फिर अपने घर पे 1-2 घंटा पढ़ो, उसके बाद में प्रैक्टिस करो, फिर ये देखो उसका एनालिसिस करो कि क्वेश्चन गलत कहाँ हुआ है हमारा। ये है तरीका, ठीक है, पक्का करने का। अब ये कर लिया आपने कंप्लीट, लिख लिया? ठीक है, अब देखो कंठव्य है। कंठव्य कौन कौन से होंगे? और ये तो है ही कंठव्य, ये कंठ के अलावा और कौन कौन से होंगे, इनके अलावा और कौन कौन से होंगे? तो देखो इसके साथ में स्वर भी हैं, जैसे ए, आ, है और एक विसर्ग है। ठीक है, ये है विसर्ग भी है कि सेंस देता है वैसे। ठीक है, इसके बाद में तालव्य, इनके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं तालव्य वर्ण? तालव्य वर्ण और कौन से हो सकते हैं? तो च, ये च चम्मच के पूरा बॉक्स है, और इसके बाद में जो है ई, आई, ये और से। ठीक है, मूर्धन्य में ऋषि, रे और से। इसके बाद में दंतव्य में ले और से। ओष्ठ्य में, ओष्ठ्य में कौन से होते हैं? ओष्ठ्य में होते हैं उ, औ, ठीक है, ये जल्दी नोट करो।
चलो इधर देखो, यहां पर एक होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? एक तो होता है छह छतरी, तय त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, और एक होता है ये श्रवणमाला से। ये किससे मिलके बनता है? देखो बिल्कुल अलग है, कैसे और से इससे मिलके बनता है छह छतरी। इसके बाद में तय प्लस रे, ज्ञ ज्ञानी किससे बनेगा? जय प्लस ये वाली अने खाली जो है ये श्रवण वाला है, ठीक है, इससे श्रवण। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। कितनी होती है इनकी संख्या? 4। ध्यान रखना, संख्या भी पूछ लेता कभी। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है भाई? 4 है संयुक्त व्यंजन। इसके बाद में आपके आते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्मा, बोलने पे ऊष्मा निकलेगी इनसे। ऊष्मा मतलब हीट निकलेगी। तो हीट कितने, जितने भी शय है, एक तो शय, 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 और एक इसमें होता है, इन्हें बोलते हैं हम ऊष्मीय व्यंजन। एक होते हैं भाई अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये, रे, वे और ल। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। देखो उसमें की भी 4 है, अंतस्थ की भी 4 है, और यहां पर संयुक्त व्यंजन की भी 4 है। संख्या को भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी संख्या है। एक होते हैं उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त, उक्षिप्त व्यंजन, एक तो ये वाला और एक ये ढ, ठीक है, ये ढक्कन, ढ और ढ, ये है उक्षिप्त व्यंजन। इनको उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। एक लुंठित व्यंजन होता है। देखो उक्षिप्त की कितनी है संख्या? 2। एक है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन रे, लुंठित व्यंजन है रे। एक होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक, ये कौन सा है? ले। देखो लुंठित की संख्या 1 और पार्श्विक की भी 1, उक्षिप्त की 2। एक होते हैं आपके, जैसे हमने आगत स्वर देखा था ना, आगत स्वर कैसा था? आगत स्वर थे डॉक्टर वाला, है ना, डॉक्टर टोपी जिस पे लगाया था, वहां तो एक ही था। लेकिन यहां पर ये आगत व्यंजन भी तो है। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? कै, खे, गे, जय, फे। कै, खे, गे, जय और फे, ये होते हैं। ये है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन। इसके बाद में होते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं भाई? जिनमें दो वर्ण आ जाए। देखो कैसे, जैसे मैंने बोल दिया दिल्ली, एक से ही होने चाहिए। देखो ले, एक आधा और एक पूरा, ये क्या है? ये द्वित्व व्यंजन है। बिल्ली, दिल्ली, बिल्ली, और भी हो सकते हैं। उन्नति, उसमें डबल ले हैं। उल्लेख, उल्लेख, हाँ जी, कुत्ता भी हो सकता है, उज्ज्वल भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें डबल ले आए हैं। मतलब वर्ण हो, डबल होने चाहिए एक जैसे। बहुत सारे हो सकते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं इनको। इनको क्या बोलते हैं हम? द्वित्व व्यंजन। आते हैं पेपर में, निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन नहीं है, या कौन सा द्वित्व व्यंजन है, तो आपको ये चेक करना है। जब प्रैक्टिस सेट करोगे ना तो तुम्हें मिलेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। ऊष्मीय व्यंजन कौन से हैं भैया?
अच्छा, ये उक्षिप्त व्यंजन है। उक्षिप्त व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसके दो नाम है, तो ये दो ही हैं बस, ये दो हैं। लुंठित व्यंजन एक ही है, लुंठित व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ये भी एक ही है। ये आगत व्यंजन है भैया। कौन से बता रहे हो ना, वो तो तुमने कुछ अलग है, सही से नाम नहीं बता पा रहे आप उसका। इसके बाद में ना, वो काकल्य वर्ण है, काकल्य व्यंजन उसे है बोलते हैं। लिख लो इसे भी, काकल्य व्यंजन। ये कौन सा है? ये भी एक ही है, जिसे है कहते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, अब संख्या पूछी जाती है भाई कि महाप्राण की संख्या कितनी है। बताओ महाप्राण की संख्या कितनी है। अभी तुमने ये डायग्राम बनाया है, कितनी है उसके हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से महाप्राण की है 10 है, और अल्प प्राण की संख्या 15। देखो, जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण, उनकी संख्या आपको इस डायग्राम के हिसाब से, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, कितनी बैठ रही है? 15। लेकिन टोटल 15 नहीं है, इसके साथ में 5 और हैं और एक और है, तो टोटल कितने हो गए? 20। आपसे पूछा जाए अल्प प्राण की संख्या बताओ तो कितनी है? 20 है। अच्छा, ये 4 है भाई, ये 4 है। हाँ, 21 हो जाती ना तो। ये इसके साथ में क्या जुड़ रहा है? इसके साथ में अंतस्थ व्यंजन है ये। और अभी अंतस्थ व्यंजन कौन से बताए हैं बताओ? ये रह लेव है। इसके साथ में उक्षिप्त व्यंजन प्लस इसका ले लो ये। हाँ, तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 20। समझ में आ गई? तो अल्प प्राण की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। इसके बाद में अगर मैं महाप्राण की बात करूं, महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण कितने दिख रहे हैं आपको? एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। कितने हैं? 10। लेकिन होते कितने हैं? 15। होते कितने हैं? 15। अब 15 में कैसे कैसे भाई? 10 तो ये है ही, 10 तो ये है ही। 4 ये ले लो ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी बताओ? 6 है ना। और इसके बाद में एक बचा इनमें उच्छित में, देखो ये, इसको जोड़ लेंगे इसमें, तो कितने हुए टोटल? टोटल हो गए 15 भाई। टोटल कितने? 15। ये है बात, ध्यान रख लेना। अल्प प्राण 15 नहीं 20 होते हैं, महाप्राण 10 नहीं 15 होते हैं। बताओ, कर लिया नोट? अंतस्थ व्यंजन उसे कहते हैं जिनमें उच्चारण अंदर से निकलता हो। बोल के देखेंगे ना, बड़े मतलब खींच के बोलेंगे ये वर्ण, ये वे है ना, अंदर से उच्चारण, इसलिए उसको अंतस्थ कह रहे हैं। उसमें इसलिए कहना है क्योंकि हीट निकल रही है। मुंह पर हाथ रख के बोल के देखना, हीट ही निकलेगी शह को। ठीक है। हाँ, नासिक्य व्यंजन और बता रहा हूं मैं, वही बताने जा रहा था। देखो, नासिक्य व्यंजन उन्हें अनुनासिक भी कहते हैं हम। ठीक है, क्या बोलते हैं? नासिक्य या अनुनासिक व्यंजन। ये किसके द्वारा बोले जाते हैं? नाक के द्वारा। नाक के द्वारा उच्चारण, उच्चारण। ये जितने भी हैं, अने खाली वाला मतलब पांचवा बॉक्स जो है, ये क्या है? ये नासिक्य वर्ण है, नासिक्य व्यंजन है ये। अब ये नासिक्य व्यंजन जो है, एक इसमें ये भी होता है जो अंकी बिंदी वाला है ना, जो हमने गोवा में गिना था कि ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है।
हाँ, तो एक इसमें ये भी होता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, एक तो ये 5वें अक्षर की है, ये 5 की 5, एक इसमें अंक की जो बिंदी है, जो इसमें वर्ण और व्यंजन दोनों में, स्वर और व्यंजन में प्रयोग करते हैं हम, वो भी है इसमें अंक की बिंदी। ये भी मैं से ही बोलती है, नाक से, अंगा। ठीक है, तो ये व्यंजन का टॉपिक हुआ आपका कंप्लीट, मतलब हम कह सकते हैं वर्णमाला पूरी कंप्लीट। आप इससे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरा जो चैप्टर है अच्छे से मैंने स्वर भी करा दिया, और यहां पर ये व्यंजन आज कंप्लीट हो गए। तो ये टॉपिक को आप पहले इसको देख के, पढ़ के, सही से समझ के, इस 25 के 25 स्पर्श व्यंजनों को बना के ये टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट करके फिर आप अपनी प्रैक्टिस करें, चाहे ऑनलाइन कर लें या ऑफलाइन कर लें। मतलब ऑफलाइन मतलब कोई भी बुक हो आपके पास में, उसमें वर्णमाला का जहाँ टॉपिक खत्म होता है उसके पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। तो उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई अब ये वर्णमाला का टॉपिक हमारा अच्छा हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।